प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर अकेडमी में। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पंचायत उपबंध अधिनियम, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार का अधिनियम जो था, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पेशा अधिनियम 1996 भी बोलते हैं। इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे और ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं जो वाकई में आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। हम आपको ग्रंथ भी पूरा नहीं देंगे, लेकिन हम आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं आपके लिए छोड़ेंगे जो कि आपकी परीक्षा से बाहर जाए। और पूरा एम यही है, पूरा लक्ष्य यही है कि कोई भी क्वेश्चन आपका हमारे नोट्स से बाहर ना जाए। तो जिन्होंने नोट्स लिया है तो वो भी पैनिक ना होना मित्रों। आपके लिए बेहतरीन नोट्स तैयार हो रहे हैं, तो तैयार होने में समय लगता है। बाकी जितने टॉपिक तैयार होते जा रहे हैं वो आपको ऐप में प्रोवाइड करते जा रहे हैं। विद इन 1 मंथ आपका संपूर्ण कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। कंप्यूटर के 1500 प्रश्नों का पीडीएफ आपको भेज दिया गया है। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं मित्र, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। वहाँ पर ग्राम पंचायत अधिकारी का संपूर्ण नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। लाइक कमेंट वगैरह कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए देखते हैं ये क्या है पंचायत उपबंध, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार क्या है, देखिएगा। और इसमें हम ग्राम सभा के कार्य वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। थोड़ा आपको इसको पूरा वीडियो देख लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, पूरा वीडियो देख लेना। ऐसा बेहतरीन वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। देखिएगा, अंग्रेजों ने भारत के मैदानी इलाकों पर बहुत सालों तक राज किया। जंगल इलाकों में पहुंच व आवागमन के कोई साधन नहीं होने के कारण आदिवासियों पर राज नहीं कर पाए। इन जंगली इलाकों में आदिवासी जो थे वो अपने ढंग से अपना कानून चलाते रहे। अंग्रेजों ने इन्हें अपवर्तित क्षेत्र कहा था। आपको इसको ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने अपवर्जित क्षेत्र किसे कहा था। तो ऐसे जंगली इलाके जहाँ पर आदिवासी अपने ढंग से कानून चलाते रहे, उन्हें अंग्रेजों ने क्या कहा? अपवर्जित क्षेत्र। अंग्रेजों के ज़माने में ही इन क्षेत्रों के लिए संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूचियाँ बनाई गई थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो जंगली इलाके थे जिसमें आदिवासी अपने ढंग से कानून चलाते थे, उनके लिए संविधान में कौन कौन सी अनुसूची बनाई गई हैं? तो संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूचियाँ बनाई गई हैं। इनमें जो 6ठी अनुसूची में है वो उत्तर पूर्व भारत के आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उत्तर पूर्व के अलावा शेष भारत के लिए अपवर्जित क्षेत्र के बजाय अनुसूचित क्षेत्र की संज्ञा दी गई थी। इसको आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। अब एक चीज़ है और है कि आज़ाद भारत में अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करता है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अनुसूचित क्षेत्र होते हैं कौन है। तो अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं। देश के 9 राज्यों में आदिवासी इलाकों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। ये कौन कौन से हैं? ये हैं आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। 3 राज्य आपका होंगे, 1 राज्य आपका अलग से होगा। तो आपको ये 9 जो राज्य हैं इनको आपको ध्यान रखना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। बाकी ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी जो हमारे ऐप से जुड़ेंगे। मात्र 149 में आपको संपूर्ण कोर्स वहाँ पर मिलने वाला है। अगला है इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है कि कौन सी अनुसूची आदिवासी हितों की रक्षा करती है। तो जो 5वीं अनुसूची है वो आदिवासी हितों का कवच है। उसमें शांति और सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी अनुसूची आदिवासी हितों की रक्षा करती है। तो 5वीं अनुसूची जो है वो आदिवासी हितों की रक्षा करती है। इसमें शांति और सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं पेशा कानून आखिर है क्या। तो आदिवासी इलाकों पर देश के सामान्य कानूनों के लागू हो जाने से आदिवासियों के समाज और उनकी परंपरा संरक्षण के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। संविधान में भी इसका सुधार नहीं हो पाया था। इन परिस्थितियों में अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए कानून की आवश्यकता पड़ी। अनुसूचित क्षेत्र के लिए पेशा एक सरल किंतु एक व्यापक कानून है जो कि अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों को अपने क्षेत्र के संसाधन व गतिविधियों पर ज़्यादा नियंत्रण की शक्ति देता है। आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? तो आदिवासियों के जीवन में परंपरागत कानून, सामाजिक व धार्मिक प्रथाएं तथा सामुदायिक संसाधनों की परंपरागत प्रबंधन केंद्रीय भूमिका निभाती है। आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अनुसूचित क्षेत्र के स्वशासन के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं, तो कौन कौन से हैं? तो जीवन में परंपरागत कानून, सामाजिक व धार्मिक प्रथाएं तथा सामुदायिक संसाधनों की परंपरागत प्रबंधन। ठीक है, ये जो है ये बुनियादी सिद्धांत हैं। आदिवासियों के हितों में ग्राम सभा क्या भूमिका निभाती है? तो देखिए क्या भूमिका निभाती है। तो ग्राम सभा जो होती है वो लोगों की परंपराओं तथा रीति रिवाजों
उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों तथा विवाद निपटाने के परंपरागत तरीकों को सुरक्षित करने में सक्षम होती है। अब ग्राम सभा की बैठक कब होती है? तो ये भी यहाँ से भी आपका कई बार क्वेश्चन बनता है कि ग्राम सभा की बैठक कब होनी चाहिए? तो आइए इसको भी देख लेते हैं। ग्राम सभा की जो बैठक होती है कम से कम 3 माह में एक बार, यानी कि वर्ष में 4 बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित होंगी। इनकी जो निर्धारित तिथियां हैं वो इस प्रकार हैं। दिनांक 23 जनवरी से प्रारंभ सप्ताह, जो 23 जनवरी से प्रारंभ सप्ताह होगा ये तब होती है पहली बैठक। दूसरी बैठक होती है वो 14 अप्रैल से जो सप्ताह प्रारंभ होता है उसमें होती है। तीसरी बैठक जो होती है वो 20 अगस्त से जो सप्ताह प्रारंभ होता है उसमें होती है। और अंतिम जो साल की बैठक होती है वो 2 अक्टूबर से जो सप्ताह प्रारंभ होता है उसमें ये बैठक आयोजित होती है। यानी कि कुल मिलाकर वर्ष में 4 बैठकें आयोजित की जाती हैं अनुसूचित क्षेत्रों में। साथ ही यदि जरूरत पड़ने पर यदि ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से ज़्यादा सदस्य लिखित व हस्ताक्षर युक्त आवेदन जनपद पंचायत या कलेक्टर को देते हैं तो आवेदन के 30 दिनों में ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। यानी कि 4 तो कंपलसरी हैं, लेकिन अगर जो मान लें किसी आपातकालीन स्थिति में ग्राम सभा के जो कुल सदस्य होते हैं उनके 1/3 से ज़्यादा सदस्य अगर वो लिखित में और हस्ताक्षर युक्त अपना आवेदन जनपद पंचायत या कलेक्टर को दे देते हैं तो उनके द्वारा आवेदन के 30 दिन के अंदर ही ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। अगला है कि ग्राम सभा की बैठक की सूचना ग्रामीणों को कितने दिन पहले दी जाती है? तो ये जो बैठक होती है उसकी जो सूचना दी जाती है वो बैठक की सूचना बैठक की तारीख से कम 7 दिन पहले दी जाती है। आपको ध्यान रखना है कि ग्राम सभा की बैठक की सूचना ग्रामीणों को कितने दिन पहले दी जाती है? तो बैठक से 7 दिन पहले ये सूचना दी जाती है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा की जो बैठक की अध्यक्षता करते हैं तो कोई भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच, उप सरपंच, पंच अनुसूचित क्षेत्रों में बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच, उप सरपंच, पंच अनुसूचित क्षेत्रों में बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता के लिए उपस्थित सदस्यों में से किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का चयन कर बैठक की अध्यक्षता कराई जाएगी। आपको ध्यान रखना है ये बात हो रही है अनुसूचित क्षेत्रों की ही, तो उनमें कोई सरपंच या उप सरपंच अध्यक्षता नहीं करता या पंच जाए और अध्यक्षता कर ले, नहीं। अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का चयन कर बैठक की अध्यक्षता कराई जाती है। तो यही पूछा जाएगा ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होगा वही इस बैठक की अध्यक्षता करेगा पेशा कानून 1996 के तहत। अब क्या है वहाँ पर ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य कौन कौन से हैं? तो ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य जो हैं वो निम्नलिखित हैं। गांव के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू करनी है ये तय करना, और इनमें से कौन सी योजना पहले लागू करनी है इसके लिए प्राथमिकता सुनिश्चित करना। ग्राम पंचायत द्वारा योजनाएं लागू करने से पहले उन्हें मंजूरी देना, ये सभी ग्राम सभा की शक्तियाँ हैं। ये देखना और प्रमाणित करना कि जिन योजनाओं को मंजूरी दी गई है उन पर ठीक ढंग से भला कार्य हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ग्राम पंचायत के सालाना बजट पर विचार करना और उसकी अनुशंसा करना। ग्राम पंचायत के सालाना खाते और उस खाते के ऑडिट पर विचार करना। गरीबी हटाने और दूसरे सरकारी कार्यक्रमों का फ़ायदा किन लोगों को मिले ये तय करना। ये सभी ग्राम सभा के आपके कार्य हैं। ग्राम पंचायतों को सौंपी गई सामाजिक संस्थाओं पर पंचायत के जरिए नियंत्रण रखना। गांव के इलाकों की जमीन, पानी, जंगल और खदानों की नियम के अनुसार देखरेख करना। तालाब के उपयोग और उनके इंतजाम में ग्राम पंचायत को सलाह देना। स्थानीय योजना के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है और किस प्रकार से खर्च हो रहा है इस पर नियंत्रण करना। यदि जनपद और जिला पंचायत ग्राम पंचायत को कोई काम सौंपते हैं तो वह भी ग्राम सभा के सामने विचार के लिए पेश होगा। यदि सरकार कलेक्टर या दूसरे अधिकारी के जरिए पंचायत को कोई काम सौंपती है तो वह भी ग्राम सभा की बैठक में विचार के लिए पेश किया जाएगा। ये सभी ग्राम सभा के कार्य हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मित्रों, ग्राम सभा को प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं? तो जो ग्राम सभा को प्राप्त अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? एक है आपका सामाजिक तथा आर्थिक विकास की विकासात्मक योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के अनुमोदन संबंधी शक्तियाँ। गरीबी उन्मूलन व अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों की पहचान और चयन का अधिकार। पंचायतों द्वारा लागू की गई योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी शक्तियाँ। उपयुक्त स्तर पर पंचायत को अधिकार क्या प्राप्त है? तो जो पंचायत को अधिकार प्राप्त है वो ये है कि लघु जल निकायों की योजना बनाने तथा प्रबंधन की शक्तियाँ पंचायत को हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लघु जल निकायों की योजना बनाने तथा प्रबंधन की शक्तियाँ जो हैं ये किसे प्राप्त हैं? ये पंचायत को प्राप्त हैं। ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर पर पंचायत की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण तथा ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास
या पुनर्स्थापना के लिए विचार विमर्श करना, गौण खनिजों के लिए पर्यवेक्षण लाइसेंस या खदान अनुबंध देने के लिए पूर्व सिफारिश तथा नीलामी द्वारा गौण खनिजों के खनन के लिए रियायत देना, ये सब ग्राम पंचायत को प्राप्त अधिकार होते हैं। अब आगे क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के अधिकार तथा कार्य क्या हैं। किसी भी अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की धारा 7 के अधीन प्राप्त शक्तियां तथा कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां और भी कृत्य होंगी, अर्थात मद्य निषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभोग को विनियमित या निर्बंधित करने की शक्ति प्रदान करना। गौण खनिज वन उपज का स्वामित्व होता है, ग्राम सभा का अधिकार होता है। वनवासियों की परंपरा, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों तथा विवादों के निराकरण के परंपरागत तरीकों को सुरक्षित तथा संरक्षित करना। इसके अलावा ग्राम के बाजारों तथा मेलों का, जिनमें पशु मेला सम्मिलित है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाए, ये ग्राम पंचायत के माध्यम से इनका प्रबंध करना, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण करने की शक्ति, सभी सामाजिक सेक्टरों में संस्थाओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण करने की शक्ति, गांव की सीमा के भीतर प्राकृतिक स्रोतों को, जिनके अंतर्गत भूमि, जल तथा वन आते हैं, उसकी परंपरा के अनुसार संविधान के उपबंधों को अनुरूप प्रबंध करना। स्थानीय योजनाओं, जिसमें जनजाति या उप योजनाएं भी सम्मिलित हैं, ऐसी योजनाओं के लिए स्रोतों तथा व्यय पर नियंत्रण स्थापित करना। राज्य सरकार द्वारा किसी कानून के अंतर्गत ग्राम सभा को प्रदान की गई शक्तियों और नियमों का पालन करना, ये सभी ग्राम सभा के कार्य होते हैं। पेशा कानून की सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होती है, ये हमारा अंतिम पैराग्राफ होगा, ठीक है। तो पेशा कानून में यह माना गया है कि ग्राम सभा के रूप में स्वयंभू गांव समाज अपनी पूरी व्यवस्था स्वयं करने के लिए सक्षम है। इस बात को संविधान में दर्ज किया गया है। इसमें अब जल, जंगल, जमीन, सभी संसाधन गांव समाज के अधीन है। सरकार भी उसकी इजाज़त के बिना उन्हें छू तक नहीं सकेगी। विकास की नकेल भी अब गांव समाज के हाथों में है। रुपया, बाजार और कर्ज पर चौकसी उसका काम है। सभी विवादों का निपटाना और शराबखोरी सहित हर तरह के झगड़े को जड़ मिटाना उसकी जिम्मेदारी है। हर तरह की संस्था, उसके कर्मचारी एवं कार्यकर्ता और पंचायत के पंच सरपंचों पर भी उसका नियंत्रण है, ठीक है। अब एक और चीज़ है, पेशा कानून में जो है सबसे ऊपर कौन सी होती है, वो ग्राम सभा होती है, आपको ध्यान रखना है। तो ग्राम सभा संसद से भी ऊपर उसके अधिकार क्षेत्र में कोई सेंध नहीं लगा सकता, क्योंकि सत्ता अब लोगों के हाथों में है। यह कानून संकट में फंसे अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की मानवीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पेशा कानून है, ये मुख्यतः आदिवासियों के क्षेत्र के से संबंधित है, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनसे संबंधित है। आपको ध्यान रखना है इनके मुख्य कार्य क्या होते हैं, और इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि कौन कौन से जो राज्य हैं उनमें अनुसूचित क्षेत्र में है। इसके अलावा मथुरा, जो आपका मिजोरम है, और इस तरह के जो उत्तर पूर्वी के जो स्टेट हैं, उनके बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो सब कुछ हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा, दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम आपके लिए लाते रहेंगे, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, लेकिन जितना ज़रूरी है वही पढ़ेंगे। बाकी जो भी मित्र हमारा बैच लेना चाहते हैं वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। और मिनिमम प्राइस, यूट्यूब का सबसे मिनिमम प्राइस। मैं फिर कहता हूँ, थोड़ा कहते हैं ना, धैर्य रखिएगा। कंटेंट तैयार करने में समय लगता है। हम चाहते हैं कि ये जो थोड़ा थ्योरी में रहता है, हम इसको वन लाइनर में आपके लिए प्रोवाइड करा दें, ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी रहे और समझने में भी आसानी रहे, रिवीजन में भी आपको ज़्यादा वक्त ना लगे। तो कुछ वो प्रयास हमारा है, तो भरोसा रखिए। और जो अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं, बाकी अदर क्लासेस कंप्यूटर के 1500 प्रश्न वगैरह, ये सब आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो अभी आज ही वहाँ से जुड़ जाएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको 1001 प्रश्नों की सीरीज तो यूट्यूब में फ्री में प्रोवाइड कराएंगे ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, नमस्कार।